हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का टॉपिक जो है वो सभी लोगों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो इंडियन वेल्थ मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के स्पेस में जो है वो काम कर रहे हैं। एज यू ऑल नो दैट सेबी और एनएसएम ने जो है वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो लैंडस्केप है उसको अपग्रेड करने के लिए एनएसएम सीरीज 5D, दैट इज म्यूचुअल फंड एंड स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड एग्जामिनेशन जो है ये लॉन्च किया है ऑन 22 जुलाई 2026। तो इसके पहले जो है एसआईएफ का प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें जो है एनआईएसएम सीरीज 13, दैट इज कॉमन डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन जो है उसकी एग्जाम देनी पड़ती थी। आपको पता ही होगा कि एग्जाम जो है वो काफी टेक्निकल थी और डेरिवेटिव हेवी एग्जाम हुआ करती थी। लेकिन जो एनआईएसएम सीरीज 5D है वो आने के बाद इंडस्ट्री में एमएफडीज के लिए एक बहुत बड़ा जो बॉटलनेक है वो सॉल्व हो गया है। और हमने ये भी देखा है कि एएमसीज या जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है ये नए कैटेगरी दैट मीन एसआईएफ कैटेगरी को लेके जो है वो बहुत ज्यादा बुलिश है और नए प्रोडक्ट्स एवेन्यूज जो है वो कॉन्स्टेंटली ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ अगर हमें क्वालिफाई करना है तो आप 5A, मतलब आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो फिर भी आपको 5D देना जो है आपके लिए कंपलसरी है। 22 जुलाई से ये एग्जाम जो है वो शुरू हुई है। मैंने पर्सनली इसे अपियर करके क्लियर किया है और क्लियर करने के बाद मैंने इसको जो क्वेश्चंस जो आए थे, मतलब जो भी क्वेश्चंस मुझे एग्जाम में आए थे उसको मैंने कंपेयर किया है जो एनआईएसएम ने अपने प्रैक्टिस टेस्ट में क्वेश्चन दिए उसके साथ। तो प्रैक्टिस टेस्ट में यहाँ पे जो है सिर्फ 50 क्वेश्चंस है। डेफिनेटली दोज आर नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट क्योंकि एग्जाम जो है अपनी 150 मार्क की होने वाली है। तो 50 क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या उनका फायदा एनआईएसएम की ये जो हमारी एग्जाम है उसमें हो रहा है? तो ये जो क्वेश्चंस है वो काफी सिंपल है, मतलब यहाँ पे ये बिगिनर फ्रेंडली क्वेश्चन जैसे कहते हैं ना हम, वैसे ये क्वेश्चंस है। अच्छे हैं। जैसे एग्जाम का यूजुअल पैटर्न होता है, मैंने इसके बारे में पहले भी बहुत बार बोला हुआ है कि 20% क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा जो है वो पेपर्स मतलब जो आता है हमें उसमें बहुत आसान होते हैं। जैसे मैंने कहा बिगिनर फ्रेंडली टाइप के क्वेश्चन जो है वो 20% एग्जाम में होते ही है। यूजुअली हर पेपर जो है वो ऐसा ही बनाया जाता है जहाँ पे मिनिमम 20% जो है वो आसान होने चाहिए, 60% जो है वो मॉडरेटली डिफिकल्ट या मॉडरेटली इजी आप कह सकते हैं। तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं एंड 20% क्वेश्चन जो है वो थोड़े चैलेंजिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। विल नॉट से दोज आर डिफिकल्ट, दोज आर चैलेंजिंग। थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा वक्त जो है वो वहां पे आपको देना पड़ता है, उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ता है, वो ऑप्शंस को चेक करना पड़ता है, उसके बाद उसको अपियर करना पड़ता है, मतलब अटेम्प्ट करना पड़ता है। अभी 150 मार्क का जो पेपर आता है यहाँ पे क्या सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए? तो जो पहले की स्ट्रेटेजी थी वही यहाँ पे भी इंटैक्ट रहेगी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अटेम्प्ट मत कीजिए। लेकिन हाँ, पहले कैसे होता था कि 25% जो है वो नेगेटिव मार्किंग थी एनआईएसएम सीरीज 13 में। ये ज्यादातर एनआईएसएम के एग्जाम्स में जो है 25% का नेगेटिव मार्किंग होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 10% का ही नेगेटिव मार्किंग है, आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो सिर्फ 1.10 मार्क्स जो है वो कटते हैं। तो फिर भी अगर आपको लगता है आप जरा पॉजिटिव ज्यादा है पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके कि नहीं मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हो सकता है सही, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान नहीं होगा क्योंकि जब भी आपके 10 क्वेश्चन रॉन्ग जाएंगे तभी आपका एक एडिशनल मार्क कटेगा। तो आपको कैलकुलेशन पता ही होगा। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो और वो रॉन्ग जाता है तो 1.10 मार्क यहाँ पे कटेंगे, और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 1 मार्क आपका यहाँ पे कटेगा। तो ये कैलकुलेशन आपको मालूम होना चाहिए। और क्योंकि 10% नेगेटिव मार्किंग है तो ये थोड़ा सा रीजनेबली जो है वो आपके लिए आसान होगा। यहाँ पे पासिंग के चांसेस जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। प्लस आप जैसे हम बोलते हैं ना कि थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ किसी क्वेश्चन को लेके अगर थोड़े डाउटफुल भी रहेंगे तो भी अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, अगर आपको अर्ज हो रही है कि नहीं मैं अटेम्प्ट करूँ ही क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आंसर सही हो सकता है, तो ये रिस्क भी आप यहाँ पे ले सकते हैं बिकॉज नेगेटिव मार्किंग जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। तो ये पॉजिटिव है यहाँ पे। और यहाँ पे पासिंग जो है वो 60% है। तो आउट ऑफ 150 जो है उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 90 मार्क्स जो है आपको आने चाहिए। लेकिन 90 मार्क्स आने के लिए भी नेगेटिव मार्किंग का भी ख्याल आपको रखना ही है। अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं आता है तो उसको आप डेफिनेटली छोड़ सकते हैं। कितने क्वेश्चन छोड़ने चाहिए, जैसे आप 10-12 क्वेश्चन भी छोड़ देते तो भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इतने क्वेश्चन थोड़े बहुत जो है वो चैलेंजिंग टाइप के आएंगे। आपका जो म्यूचुअल फंड है उसको यहाँ पे आपको पता ही होगा कि 45 मार्क्स का जो है वो वेटेज दिया गया। तो सारे म्यूचुअल फंड के जो 12 चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे इंटैक्ट है और यहाँ पे 45% का वहां पे वेटेज दिया है।
अगर उधर आपको सारे क्वेश्चंस आपके सही आएंगे, इसकी कोई गारंटी तो हमें नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन सही आएंगे, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि चूज अ करेक्ट स्टेटमेंट या ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, और वहां पे कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो इसके लिए आपके इक्विटी डेरिवेटिव जिसको 35% का वेटेज है, और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव जिसका 20% का वेटेज है, उसके भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन डीप मीनिंग वाले क्वेश्चंस हैं। ये एनआईएसएम के एग्जाम में थोड़ी तो चैलेंजिंग होना जो है वो बनता है। और ये जो पेपर है बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है जैसे एनआईएसएम की 13 की एग्जाम हुआ करती थी, लेकिन थोड़ा जो है आपका यहाँ पे प्रिपरेशन लेवल थोड़ा बेटर होना जरूरी है एज कम्पेयर टू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड इन 5A। तो थोड़ा कंसेप्ट्स के ऊपर जो है वो ध्यान दीजिए व्हेन इट कम्स टू डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट्स, और एग्जाम में जो डेरिवेटिव की जो स्ट्रैटेजीज है यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अच्छे खासे पूछे गए थे। ऑलमोस्ट आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, अराउंड 25 क्वेश्चन जो है वो आप न्यूमेरिकल के पकड़ के चल सकते हैं, जहाँ पे पे ऑफ कैलकुलेट करना वगैरह आता है। तो उसके क्वेश्चंस के लिए जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से होने चाहिए। न्यूमेरिकल को आप जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मेरे लिए तो ये एग्जाम क्योंकि उतना वक्त ही नहीं था टू लुक इनटू द सिलेबस एंड ऑल, तो हम तो ऐसे ही वॉक इन चले गए थे। और जैसे मैंने क्राइटेरिया होता है, इफ आई वांट टू कम अप विद एनी कोर्स देन आई शुड गेट मोर देन 80%। तो वो क्राइटेरिया जो है, मतलब वो पैरामीटर फुलफिल हो चुका है। और आपके लिए भी ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट डेफिनेटली नहीं होने वाला है। तो विथ लिटिल प्रैक्टिस एंड गुड होल्ड ऑन डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट्स है वो भी मैं बोल रही हूँ, उसके साथ जो है एग्जाम क्रैक करना आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत चांसेस जो है वो यहाँ पे आपके बढ़ जाएंगे। सो विद पॉजिटिव नोट विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, और इन बिटवीन जो भी क्वेश्चंस जो है वो मुझे लगेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है या ये एग्जाम में ऐसे तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके बारे में हम डिस्कस जो है वो करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी दो टाइप के लोगों के लिए होगी। एक तो वो होंगे जिन्होंने पहले से एनआईएसएम सीरीज 5A क्लियर की है, तो उनके लिए जो है हम पकड़ के चल रहे हैं अराउंड 10 दिन से 12 दिन का मैक्सिमम प्रेपरेशन आपके लिए काफी हो जाएगा। क्योंकि आपको जो अभी ध्यान देना है डेरिवेटिव्स के ऊपर ही। लेकिन ब्रशिंग अप ऑफ म्यूचुअल फंड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपने पहले एग्जाम दी है और उसके बाद सिर्फ सीपी दे के आए हो, तो म्यूचुअल फंड के एग्जाम के लिए भी आप थोड़ा सा जो है अलग से प्रिपरेशन कर लीजिए। और आपकी अगर रिसेंटली एग्जाम हुई है तो मुझे लगता है आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। सेकेंड कैटेगरी के यहाँ पे हमें लोग मिल रहे हैं जो अभी एग्जाम देना चाह रहे हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने म्यूचुअल फंड की भी एग्जाम नहीं दी हुई है, मतलब जो फ्रेश लोग हैं जो एंट्री करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड और एसआईपी के स्पेस में, उनके लिए आराम से एक 15 to 18 डेज का टाइम जो है आप लेके चलिए अपने प्रिपरेशन के लिए। तभी जाके आप अच्छे से, क्योंकि इट इज नॉट ओनली क्लियरिंग द एग्जाम, इट इज नोइंग द एंटायर इंडस्ट्री। और ये हर एक चीज को जो है वो टच कर रहा है, मतलब डेरिवेटिव के जो कॉन्सेप्ट है उसको भी पकड़ के चल रहा है। इंटरेस्ट रेट के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज के जो है ये भी यहाँ पे कवर हो रहे हैं, और म्यूचुअल फंड तो हो ही रहा है कवर। तो उसको एक पॉजिटिव नोट पे लेके चलिए कि हमें सब कुछ ही यहाँ पे अंडर वन रूफ सीखने के लिए मिल रहा है। और एक बहुत अच्छी बात है कि आपको 5A अलग से देने की जरूरत नहीं है और बाद में 5D देनी है, नहीं, आप ये एक ही एग्जाम जो है वो दे देंगे। उसके बाद म्यूचुअल फंड और एसआईएफ दोनों के लिए आप क्वालिफाई जो है एजुकेशन लेवल के ऊपर ही हो जा रहे हैं। तो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है आपकी एजुकेशन की, वो यहाँ पे पूरी हो रही है ओनली बाय गिविंग योर 5D। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जो है हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, और हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विल स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव हैव लार्जेस्ट मार्केट साइज ग्लोबली। जब हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि हमें लगता है कि क्योंकि बहुत सारा जो मीडिया फोकस जो है वो इक्विटी डेरिवेटिव्स को मिलता है, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स, निफ्टी 50 के ऑप्शंस जो है, या निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इसके बारे में ज्यादा बात होती है। तो हमें हमेशा लगता होगा कि शायद इक्विटी डेरिवेटिव्स के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडिया में या ग्लोबली जो है इक्विटी के कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा जो है वो ट्रेड होते होंगे। तो ऐसा नहीं है।
जो आंसर है ये थोड़ा सा अलग है। क्यों है वो भी मैं बता देती हूँ। आंसर है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। देखिए, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव जो है ये, इसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू जो है वो डिराइव होती है, जो इसका जो अंडरलाइंग एसेट है वो होता है इंटरेस्ट रेट। अभी इंटरेस्ट रेट कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होता है, जैसे लाइबॉर है, माइबार है, ट्रेजरी इल्स है, या गवर्नमेंट बॉन्ड डील्स है, ये कहाँ कहाँ पे अप्लीकेबल होते हैं। तो अगर आप लार्जर अगर ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो यहाँ पे बैंक्स हैं। ओके, तो बैंक आपने देखा होगा कि बोरो करती है मनी, लेंड करती है मनी, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है ये एप्लीकेबल होता है। उसके बाद कंपनीज जो है, ये आपने देखा होगा कि सिर्फ इक्विटी इशू तो नहीं करती है, बॉन्ड्स भी इशू करती है। और जब बॉन्ड इशू करती है तो यहाँ पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पे करती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है मतलब कंपनीज को भी इंटरेस्ट रेट जो है वो अफेक्ट करता है। उसके बाद अगर आपने देखे होंगे पेंशन फंड्स, या आपने इंश्योरेंस कंपनीज देखी होगी, तो ये भी जो है जो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, या पेंशन फंड्स जो अमाउंट कलेक्ट करती है इन्वेस्टर से, ये सारा पैसा जो है वो ज्यादातर अमाउंट जो है वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज की तरफ जाता है। मतलब इनके लिए भी इंटरेस्ट रेट में जो आने वाले फ्लक्चुएशंस है, इसको हेज करने के लिए, इसको सेफगार्ड करने के लिए इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स जो है इसमें पोजीशन लेना जरूरी हो जाता है। अगर गवर्नमेंट की आप बात करें, इंडियन गवर्नमेंट है या ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है वो इशू करते ही है बॉन्ड्स। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो बॉन्ड्स है वो इशू होते हैं, उनके उनके करेंसी में इशू होते हैं अलग अलग कंट्रीज के। और उनको ये जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अफेक्ट होता है उसको भी हेज करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव का सहारा लेना पड़ता है। तो इसके लिए इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स जो है इसका मार्केट एक्चुअली स्पीकिंग अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो बहुत बड़ा है। जबकि हमें सुपरफिशियली या इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो हमें इक्विटी डेरिवेटिव ज्यादा दिखता है, क्योंकि मीडिया अटेंशन इसको ज्यादा मिलता है। तो ऐसा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव हैव द लार्जेस्ट मार्केट साइज ग्लोबली? सो द करेक्ट आंसर इज इंटरेस्ट rate derivatives. Next question. Which of the following cost is not actually paid by the market participants but arises due to lack of liquidity? जब ही liquidity कम होती है वो टाइम में क्या हो जाता है कि अगर सपोज आप कुछ एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और अगर से आपको एक ऑर्डर प्लेस करना है, मैं एग्जांपल के बता रही हूँ, आपको एक 1000 क्वांटिटी का एक ABC का स्टॉक जो है वो बाय करना है। अभी जब ये आप बाय कर रहे हैं, लेकिन वहां पे अगर इतने लोग सेल करने के लिए नहीं रहेंगे, मार्केट में यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस जो है से इसका चल रहा है 100.05। आपको ये प्राइस तो दिख रहा है, आप 1000 क्वांटिटी बाय भी करना चाहते हैं, लेकिन ये 100.05 के ऊपर अगर सिर्फ 100 लोग बेच रहे हैं, मतलब 100 शेयर्स या स्टॉक्स जो है वो बेचने के लिए, उसके बाद 100.10 के ऊपर, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे 200 स्टॉक्स बेचने के लिए है, 100.15 के ऊपर यहाँ पे सिर्फ 300 स्टॉक्स बेचने के लिए, 100.20 के ऊपर से यहाँ पे 400 स्टॉक्स बेचने के लिए है, और 100.25 के ऊपर से यहाँ पे 500 स्टॉक्स बेचने के लिए। और अगर आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं, मतलब आपको बाय करना ही है एबीसी का स्टॉक, अभी क्या हो जाएगा, आपकी ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट तो हो जाएंगी, लेकिन क्या ये 100.05 पे हो रही है? तो नहीं, ये 100.05 से ज्यादा पे होगी। रीजन क्या? क्योंकि सेल करने वाले जो यहाँ पे लोग हैं, ये यहाँ पे सिर्फ 100 थे, तो ये आपकी एग्जीक्यूट होगी। 100 प्लस 200 300 हो गए, 300 प्लस 300 600 हो गए, और 600 प्लस 400 1000 हो गए। तो आपका जो ऑर्डर है वो 100.05 पे एग्जीक्यूट नहीं होते हुए 100.05 के ऊपर के वैल्यू के ऊपर एग्जीक्यूट हो गए, अगर एवरेज आउट करके उसके बाद जो है आपकी अभी कॉन्ट्रैक्ट जो आपका आता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नोट जो आती है उसके ऊपर वो ये प्राइस जो है वैल्यू जो आपको पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली कौन से लेवल के ऊपर या कौन से रेट के ऊपर जो है आपको 1000 स्टॉक्स जो है वो मिले हैं, दैट इज एवरेज बाइंग प्राइस आपको पता चलती है। लेकिन वो डेफिनेटली 100.05 नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी कम थी। लेकिन वहीं अगर 1000 स्टॉक्स बाय करने हैं और 100.05 पे कोई सेल करने के लिए 2000 स्टॉक्स लेके बैठा हुआ है, तो आपकी मार्केट प्राइस के ऊपर 100.05 में ही एग्जीक्यूट हो जाते हैं। या कोई यहाँ पे 3000 स्टॉक्स लेके बैठा हुआ है, तो यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाता है और आपको 100.05 की ही वैल्यू मिलती। तो लिक्विडिटी यहाँ पे कम होने की वजह से आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो 100.05 से ज्यादा हुई। तो क्या यहाँ पे इम्पैक्ट किया? तो यहाँ पे इम्पैक्ट किया लेस ऑफ लिक्विडिटी।
तो अभी वापस एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट एक्चुअली पेड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, मतलब बायर ने नहीं पे की है, मतलब पे नहीं करना चाहता था, बट अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी। तो ये होती है इम्पैक्ट कॉस्ट। जब लिक्विडिटी मार्केट में कम होती है तो इम्पैक्ट कॉस्ट ज्यादा होता है, और जब लिक्विडिटी मार्केट में ज्यादा होती है इम्पैक्ट कॉस्ट जो है वो कम होता है। मतलब लिक्विडिटी और इम्पैक्ट कॉस्ट का जो है इनवर्स रिलेशनशिप है। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट में आप काम करना चाहते हैं तो इम्पैक्ट कॉस्ट का नॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इम्पैक्ट कॉस्ट के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमने इसका वीडियो जो है वो पहले से ही यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक जो है हम यहाँ पे दे देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको भी डिटेल में देख सकते हैं। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग टेक्निकली ये कैसे कंप्यूट होता है, कैलकुलेट होता है, वो भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट, which of the following situation indicate bullish trend in underlying? से फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का जो स्टॉक है उसके बारे में आप बुलिश हैं, ओके। और इसका अंडरलाइन एसेट क्या हो जाएगा? अगर आप इसके फ्यूचर्स में पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो जब भी आप इसको लेके बुलिश है और इसके फ्यूचर्स में अगर आप एक पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन जो है वो क्रिएट करेंगे। लॉन्ग का मतलब होता है बाय, और जब भी आप इसे बाय करेंगे, जो भी लेवल पे आप बाय करेंगे उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये ऊपर जाना चाहिए। तो ऑप्शंस देखते हैं। आपको क्या देखना है? बुलिश ट्रेंड देखना है। बुलिश ट्रेंड का मतलब क्या है? लॉन्ग करना, मतलब बाय करना सो दैट ये ऊपर चले जाए। तो ये ऐसा बुलिश ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। फॉलिंग फ्यूचर प्राइस अलोंग विद फॉलिंग ओपन इंटरेस्ट। फॉलिंग फ्यूचर प्राइस, नो, फॉलिंग फ्यूचर प्राइस नहीं, आपको चाहिए कि प्राइस वो लेवल से बढ़े, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। ओके, और राइजिंग फ्यूचर प्राइस अलोंग विद फॉलिंग ओपन इंटरेस्ट। देखिए, फॉलिंग ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कितने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं हुए हैं या नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जुड़े जा रहे हैं। फॉलिंग ओपन इंटरेस्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं और कम कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रह रहे हैं। लेकिन रिलायंस में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट जोड़े जा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट जो है यहाँ पे आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं मार्केट में, और फ्रेश पोजीशन जो है यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? दो चीजें होनी चाहिए। एक तो प्राइस जो है वो बढ़नी चाहिए, मतलब फ्यूचर प्राइस बढ़नी भी चाहिए, और ओपन इंटरेस्ट मतलब फ्रेश पोजीशंस जो है वो भी क्रिएट होनी चाहिए। और राइजिंग फ्यूचर प्राइस अलोंग विद राइजिंग ओपन इंटरेस्ट, यस, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। राइजिंग फ्यूचर प्राइस भी बढ़नी चाहिए, और ओपन इंटरेस्ट जो है ये भी बढ़ना चाहिए। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि टोटल नंबर ऑफ फ्यूचर या ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट जो करेंटली एक्टिव है, अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं, अभी तक एक्सपायर नहीं हुए हैं, और जब ये बढ़ते हैं मतलब यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट जो है, ट्रेडर का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। तो राइजिंग फ्यूचर प्राइस अलोंग विद राइजिंग ओपन इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी द बुलिश ट्रेंड जो है यहाँ पे इंडिकेट करेगा। व्हाट इज द सेटलमेंट मेथड फॉर 91 डे बिल फ्यूचर्स? तो 91 डे के जो ट्रेजरी बिल्स होती है, इसका जो सेटलमेंट जो होता है, मतलब इस फ्यूचर का जो सेटलमेंट होता है, एक्सपायरी के टाइम पे जो सेटलमेंट होगा वो होगा कैश में। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी कैश सेटल्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द रियल रेट ऑफ रिटर्न? तो रियल रेट ऑफ रिटर्न समझने के लिए आपको और एक रिटर्न समझना है जिसको बोलते हैं नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न एंड रियल रेट ऑफ रिटर्न, ये दो चीजें समझनी जरूरी है। देखिए, अगर आप आपके बैंक के पास जाते हैं, आपको सिर्फ 5 करोड़ का एफडी करना है, तो आपका बैंक बोल देता है कि आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा से 7.1%। अभी ये हो गया आपका नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या यहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्लूड है? तो यस, यहाँ पे इन्फ्लेशन को कुछ अलग किया हुआ नहीं है। आपके बैंक मैनेजर ने बोल दिया कि ठीक है, आपको जो है वो 7.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न जो है इसमें इन्फ्लेशन जो है वो इंक्लूडेड रहता है। अभी आपको जो कि एक्चुअल में पता होना चाहिए कि मेरे पास इन्फ्लेशन निकालने के बाद कितना पैसा बचेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आपकी परचेसिंग पावर तो कम हो रही है। तो अगर सपोज इन्फ्लेशन से, यहाँ पे से एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, अगर एक साल में इन्फ्लेशन जो है वो से 8% बढ़ता है, तो क्या आप कुछ घर लेके जा रहे हो?
नहीं, इनफैक्ट 90 पैसा जो है 90 बेसिस पॉइंट से है, आपका जो कॉर्पस है वो रिड्यूस ही हो रहा है। तो क्या होना चाहिए, आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इतना तो होना चाहिए ताकि यहाँ पे कॉर्पस बिल्डअप हो जाए। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7.1% का आपको जो है वो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न जो है, मतलब जो आपका बैंक मैनेजर बोल रहा है वो आपको मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ 3% है। तो आपका कॉर्पस कितने परसेंट से बढ़ने के चांसेस है? 4.1% से। लेकिन ये एक्चुअल आंसर नहीं है, इसका जो कैलकुलेशन है उसका फॉर्मूला जो है वो अलग है। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये है कि 1 + नॉमिनल इक्वल टू 1 + रियल मल्टीप्लाइड बाय 1 + इन्फ्लेशन। अगर ऐसे करोगे तो आपको जो है जो अमाउंट आ रही है, जैसे ये 4.1 है, ये नहीं आते हुए कुछ अलग आएगा। एग्जाम्पल जो अगर हमने ले ही लिया है तो उसको सॉल्व भी करके देखते हैं। 1 + नॉमिनल कितना बोला हुआ है आपको? तो आपके बैंक मैनेजर ने आपको 7.1% बोला है। अभी इसे क्या करना है? 7.1 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आएगा 0.071। तो आप लिखेंगे 0.071 इक्वल टू 1 + रियल, आपको कंप्यूट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 1 + इन्फ्लेशन जो आपको 3% का बोला है। तो 3 डिवाइड बाय अगर आप 100 करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी 0.03। तो 0.03, अभी क्या करेंगे? 1.071, ये मल्टीप्लीकेशन है, इक्वल टू के अगर इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो 1.03 इक्वल टू 1 + r। अभी इसे कंप्यूट करेंगे, 1.071 डिवाइडेड बाय 1.03, ये आ गया 1.0398। ओके, अभी ये 1.0398 हम लिख देते हैं। 1.0398 इक्वल टू 1 + r। अब ये r जो है वो यहीं पे रखेंगे, और जो 1 है यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे प्लस में है तो इक्वल टू के वहां पे जाने से वो माइनस हो जाएगा। तो 1.0398 माइनस 1 विल गेट r इक्वल टू 0.0398। अभी हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 100 और ये आएगा 3.98%। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखने के लिए 4.1% दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली जो आपने कंप्यूट किया तो आपका आंसर आ गया 3.98। तो ये भी थोड़ा बेसिस पॉइंट से और कम हो गया है। तो इसके लिए नॉट टू रिलाई डायरेक्टली ऑन कि रियल नॉमिनल रेट से इन्फ्लेशन डिडक्ट कर दिया और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। ये एक प्रॉपर फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। तो 1 + n इक्वल टू 1 + r मल्टीप्लाइड बाय 1 + i। इसके थोड़े और एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन जो आपको कोर्सेज में भी तो ऐसे मिल ही जाएंगे। लेकिन ये ऐसा अगर होता है तो आपको पता चलेगा कि आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न होता है ये इन्फ्लेशन इसमें से रिड्यूस कर दिया गया है, और वो आपको एक्चुअल पिक्चर देता है कि आपका कॉर्पस कितने अमाउंट से या कितने परसेंटेज से सॉरी बढ़ने वाला है। अभी हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द रियल रेट ऑफ रिटर्न? रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट आफ्टर टैक्सेस। तो नो, हम इन्फ्लेशन की बात किए थे। रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, दिस इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। और ऑप्शंस भी देखते हैं। रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, नॉट करेक्ट। एंड रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट आफ्टर एडजस्टिंग द रिस्क, इवन दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो ये यहाँ पे हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। Let's go to the next question. You sold one XYZ stock future contract at 278। आपने सेल किया है XYZ का फ्यूचर्स, और कितने में सेल किया है? 278 में आपने से सेल किया है। एंड द लॉट साइज जो है वो 1200 का है। लॉट कितना है? 1200। हमेशा फ्यूचर्स में लॉट में ही जो है ये ट्रेडिंग होती है, मतलब यहाँ पे लॉट में ही आपको जो है वो बाय या सेल करना पड़ता है। व्हाट इज योर प्रॉफिट और लॉस इफ यू परचेज अ कॉन्ट्रैक्ट बैक एट 265? तो जब भी आपने सेल किया था ये कॉन्ट्रैक्ट, आपका इंटेंशन क्या था कि ये लेवल पे जो, या ये लेवल जो है 278, इससे ये नीचे आएगा। जब भी वो नीचे आएगा तभी ही आपका पैसा बनेगा, क्योंकि हम सेल हमेशा हाई पे करते हैं और बाय हमेशा लो पे करते हैं। जब भी आप फ्यूचर सेल कर रहे हैं तभी आपका इंटेंशन क्या है? ये पॉइंट से इसको नीचे आना है। क्या ये नीचे आया? तो यस, ये 265 पे आया, ये नीचे आया। डायरेक्शन कैसे होना चाहिए? जब भी आप 278 लिखते हैं और आप सेल लिखते हैं, इमीडिएटली आपको नीचे का डायरेक्शन जो है वो ड्रॉ करना है। तो देखिए, जैसे मैंने क्या देखा, 278 है और ये सेल का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसे नीचे आना है। क्या ये
नीचे आया है, तो यस ये 265 पे आया। ये कितना पॉइंट नीचे आया है? 278 माइनस 265, ये 13 पॉइंट जो है वो नीचे आया है, मल्टीप्लाइड बाय 1200, क्योंकि एक लॉट इन्होंने यहाँ पे बाय किया है, मल्टीप्लाइड बाय 1200, तो इनको प्रॉफिट होना चाहिए 15,600 का। ये ऑप्शन है यहाँ पे 15,600। यस, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। देखिए, जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके लिए टिप है, पहले आप इसको कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व करने के बाद जो है तभी ऑप्शन देख लीजिए और फिर ऑप्शन के साथ मैच कीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का क्योंकि स्पेसिफिक आंसर रहता है, आपके आंसर सही जाने का चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर आपने प्रॉपर एनालॉजी जो है वो लगाया है, जो भी लॉजिक है वो आपने सही लगाया होगा, तो आपका आंसर जो है वो सही आएगा और परफेक्ट आएगा। रीजन बी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 1+1 करेंगे तो 2 ही आएगा, 1+1 करेंगे तो 3 नहीं आएगा। Next, the buyer of an option cannot lose more than the option premium paid, whether it is true or false. Question क्या है? True for all European option, true for all American options, true for all options, false for all options. तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, यहाँ पे दो टाइप के ऑप्शंस ट्रेड होते हैं। एक होता है अमेरिकन ऑप्शन और दूसरा होता है यूरोपियन ऑप्शन। अभी अमेरिकन ऑप्शन जो है, ये जो भी बायर होता है, बायर ऑफ अ कॉल ऑप्शन और बायर ऑफ अ पुट ऑप्शन, टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट। लेकिन जो यूरोपियन ऑप्शन होता है वो राइट देता है टू द कॉल ऑप्शन बायर और पुट ऑप्शन बायर टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन द एक्सपायरी डेट। तो अगर आपको एक्सपायरी डेट पे ही जाके जो है आपका ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, से फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हमने रिलायंस का ही देखा, रिलायंस का जो है आपने एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 1200 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपने रिलायंस जो है बाय किया है। ओके, और अभी एक्सपायरी जो है से 15 दिन लंबी है। अभी 15 दिन जब भी एक्सपायरी आई, वो टाइम पे आपने देखा कि अभी रिलायंस का जो स्टॉक है ये 1400 पे है। लेकिन आपका जो कॉल ऑप्शन सेलर है उसने आपको क्या प्रॉमिस किया था? तो उसने बोला था कि भाई तू आ जा और एक्सपायरी के दिन अगर एक्सरसाइज करना है तो 1200 में लेके जा। लेकिन दैट इज पॉसिबल ओनली ऑन द एक्सपायरी डे एंड दैट इज पॉसिबल इन द यूरोपियन ऑप्शन। मतलब आप अगर एक्सरसाइज करना चाहते हैं 1200 में, रिलायंस को बाय करना चाहते हैं, तो वो होगा ओनली ऑन इन दी यूरोपियन ऑप्शन ऑन दी एक्सपायरी डे। लेकिन अगर उसके पहले भी एक्सरसाइज करना है तो ये ऑप्शन होता है अमेरिकन ऑप्शन में। तो कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, वो अमेरिकन जो टाइप के ऑप्शंस होते हैं उसमें पॉसिबल है, और ये इंडिया में ट्रेड नहीं होते। इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन या यूरोपियन टाइप ऑफ ऑप्शंस जो है वो ट्रेड होते हैं। मतलब अगर आपको एक्सरसाइज करना है आपका राइट to buy Reliance at 1200, that is possible only on the expiry day। मतलब you have to carry that option till the expiration। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो अमेरिकन और यूरोपियन के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये एग्जाम में यूरोपियन अमेरिकन के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन जो है इसके आगे पीछे बनते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा उसका नॉलेज आपको दे दिया है, डिटेल जो है आपको पढ़ के आ जाएगा। So the buyer of the option cannot lose more than the option premium paid। So yes, buyer of the option जो रहता है ये पे क्या करता है? ये प्रीमियम पे करता है, और ये अपना एक व्यू जो है वो बाय कर रहा है। कौन सा व्यू बाय कर रहा है? अगर वो कॉल ऑप्शन अगर बाय कर रहा है तो व्यू है ऊपर जाने का, और अगर वो पुट ऑप्शन बाय कर रहा है तो इसका व्यू है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से वो नीचे चला जाएगा आपके स्पॉट में, वो स्टॉक का या वो इंडेक्स का प्राइस। अभी यहाँ पे जब ये बाय कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या लूज करेगा? अगर उसका व्यू गलत जाएगा तो वो लूज करेगा सिर्फ और सिर्फ अपना प्रीमियम। और ये अप्लीकेबल है फॉर बोथ टाइप ऑफ ऑप्शंस, वेदर इट इज यूरोपियन ऑप्शन और अमेरिकन ऑप्शन। सो द ओनली फॉर द यूरोपियन ऑप्शन तो ऐसा नहीं है, ओनली ट्रू फॉर द अमेरिकन ऑप्शंस वैसा भी नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो करेक्ट आंसर है ट्रू फॉर ऑल ऑप्शंस। देखिए हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में कवर किया है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट कितने आए हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है पहले तो बायर ऑफ द ऑप्शन, उसके बाद ऑप्शन के बारे में बात हुई है, प्रीमियम के बारे में बात हुई है, यूरोपियन ऑप्शन, अमेरिकन ऑप्शन के बारे में बात हुई है। तो यहाँ पे इतने कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में कवर हुए हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट,
The purchase of a share in one market and the simultaneous sale in a different market to benefit from the price difference is known as, शायद आपको पता ही होगा, इसको आर्बिट्राज कहते हैं। मतलब अगर सपोज आपको ऑप्शन से फॉर एग्जाम्पल मतलब एनएससी के ऊपर अगर आपको एक स्टॉक मिल रहा है से 1500 का, और वही अगर बीएससी पे वो स्टॉक जो है वो ट्रेड हो रहा है से 1600 का, अगर आपने यहाँ पे सारे कॉस्ट एंड कैरी करके जितने भी इसके साथ के जो कॉस्ट है वो इनकॉर्पोरेट कर लिए से यहाँ पे आ रहे हैं 70 जो है इसमें और एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करके 1570 में अगर आपको मिल भी रहा है तो आप यहाँ पे बाय करो और यहाँ पे 1600 में सेल करो, तो फिर भी आपको 30 पॉइंट्स का यहाँ पे 30 पॉइंट्स का यहाँ पे जो है वो फायदा हो रहा है। तो इसे कहते हैं कि एक मार्केट में बाय करो दूसरे मार्केट में सेल करो, या एक मार्केट में यहाँ पे बाय करो यहाँ पे सेल करो, दो डिफरेंट मार्केट में बाय और सेल करना बिकॉज यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिपेंसीज है उसको एक्सप्लॉइट करने का काम जो है ये आर्बिट्राज में होता है। लेकिन दैट डजंट रिमेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ जाती है या यहाँ पे प्राइस अगर घट जाती है तो ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो दैट इज सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट लीड। Next, mutual fund can buy and sell securities only on delivery basis. State whether true or false. So when it comes to mutual funds, I'm not talking about the specialized investment fund. Mutual fund की अगर हम बात कर रहे हैं तो yes, उनको buy और sell security करनी चाहिए only on a delivery basis. That is as per the SEBI regulation. तो answer is ट्रू। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एसआईएफ की बात करो तो यहाँ पे एसआईएफ वाला जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपका जो फंड मैनेजर है तो यहाँ पे वो जो है वो एक नेकेड पोजीशन ले सकता है अप टू 25%, जहां पे उसकी कोई पहले की पोजीशन नहीं है। मतलब सपोज अगर उसको लगता है कि ये पॉइंट से अगर कोई एक स्टॉक या इंडेक्स जो है वो नीचे गिरेगा तो इसकी कोई बाय पोजीशन नहीं होने के बावजूद भी वो यहाँ पे एक पॉइंट पे सेल कर सकता है। 24,000 पे उसे निफ्टी को सेल कर दिया क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहा है कि यहाँ से नीचे निफ्टी जाएगा, तो यहाँ पे 25% तक की पोजीशन जो है वो यहाँ पे वो क्रिएट कर सकता है। ये स्टॉक में भी कर सकता है और इंडाइसेस में भी पॉसिबल है, बट दैट इज एन एसआईएफ केस। अगर ये म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे डिलीवरी बेसिस पे ही होगा, और एक बार डिलीवरी लेने के बाद अगर इनको लगता है कि यहाँ से नीचे जाएगा, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने एक लार्ज कैप में डिलीवरी ली हुई है, से 5,000 करोड़ के स्टॉक्स उन्होंने बाय किए हुए हैं और यहाँ पे 15 कंपनीज के स्टॉक्स यहाँ पे उन्होंने बाय किए हुए हैं। ओके, और यहाँ से अगर आपके फंड मैनेजर को लगता है, ये म्यूचुअल फंड की बात कर रही हूँ, लार्ज कैप स्कीम की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे अगर आपके फंड मैनेजर को लग रहा है कि यहाँ से हो सकता है कि स्टॉक गिरेंगे क्योंकि इंडेक्स जो है निफ्टी 50 का गिरने के चांस है, जो भी ग्लोबल सिचुएशंस लग रहे हैं या इंडियन मार्केट में जो भी टर्मोइल लग रहे हैं उसकी वजह से, तो यहाँ पे ये हेज जो है एक क्रिएट कर सकते हैं बाय सेलिंग निफ्टी 50 के फ्यूचर्स। तो यहाँ पे आपके फंड मैनेजर ने क्या किया, यहाँ पे डिलीवरी तो ले ली 5,000 करोड़ की, लेकिन निफ्टी 50 के फ्यूचर्स जो उन्होंने जो है वो ही सेल कर दिया। इसके लिए आपको एक बीटा मैनेजमेंट होता है, उससे हेल्प करते हुए ये हमने कवर किया हुआ है। तो बीटा मैनेजमेंट के थ्रू आपको पता चलता है कि आपने एग्जैक्टली कितने निफ्टी 50 के फ्यूचर्स जो है मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल करना चाहिए टू गेट अ रेलेवेंट टाइप ऑफ हेज। एक परफेक्ट हेज तो नहीं हो सकता है क्योंकि आपने इतने शेयर्स जो है वो बाय किए, सारी कंपनीज जो निफ्टी 50 की 50 कंपनीज है उसको आपने बाय नहीं किया हुआ है और एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में भी बाय नहीं किया है, तो आपको एक सूटेबल हेज जो है वो आप बनाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, मतलब आपका फंड मैनेजर कोशिश करता है। दैट इज पॉसिबल इन म्यूचुअल फंड्स। लेकिन एसआईएफ में यहाँ पे इनको थोड़ा सा और बेनिफिट या और थोड़ा सा जो है यहाँ पे उनको एक लिबर्टी मिल जाती है कि आपकी अगर पोजिशन नहीं भी है डिलीवरी बेस्ड पोजीशन तो भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, अगर आपका व्यू मार्केट को लेके जो है अगर बेरिश है तो। अगर बुलिश भी है तो भी पॉसिबल है क्योंकि ये सेबी ने इस प्रोडक्ट को लेके जो है इन्होंने यहाँ पे उनको वो लिबर्टी दी हुई है। Next, as per the fair valuation principle laid down by the SEBI, it is mandatory to disclose the valuation policy in fund fact sheet. The fair valuation principle are not to be put in public. Statement of additional information, statement of account sent to investors periodically. आपको पता होगा अगर आपने म्यूचुअल फंड किया रहेगा एग्जाम पहले से ही, तो फेयर वैल्यूएशन उसी के लिए होता है बेसिकली वैसे सिक्योरिटीज के लिए जो मार्केट में ट्रेड नहीं होते। अगर मार्केट में ट्रेड होते होंगे तो उनका जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका जो प्राइस है वो पता चलता है, लेकिन अगर ये ट्रेड नहीं हो रहे तो उनका एक फेयर वैल्यूएशन निकाला जाता है और उसके बारे में ये वैल्यूएशन कैसे
किया जाएगा, उसके सारे डिटेल्स जो है ये आपको आपके स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो रहता है इसमें पहले से ही डिस्क्लोज किया जाता है, जिसे कहते हैं साई, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इसके बारे में डिस्क्लोजर्स दिए रहते हैं कि कैसे उस पर्टिकुलर एसेट क्लास का या एसेट का या उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो अभी मतलब पहले में भी हो सकता है कि वो लिस्टेड था, अभी अनलिस्ट हो चुका है, या अभी कोई एक बॉन्ड है जो लिस्ट नहीं है, जो भी एसेट क्लास है, अगर उसका वैल्यूएशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं दिख रहा है तो कैसे होने वाला है उसके बारे में आपको स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में पता चल जाएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट। अगेन अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको पता होगा कि स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स में किम आता है, साई आता है, सिड आता है। तो यहाँ पे की स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो है वो स्टैट्यूटरी है, मतलब सेबी ने बोला है कि कंपल्सरीली करना है। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी कंपल्सरी है, और की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो होता है जिसे किम कहते हैं वो भी कंपल्सरी है, इसको आपको पब्लिश करना ही पड़ता है। लेकिन जो फंड फैक्ट शीट है जो मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर जो है रिलीज की जाती है, सारे डिटेल्स जो है यहाँ पे दिए होते हैं, म्यूचुअल फंड का स्कीम क्या है, उसका एनएवी क्या है, उसका उसमें पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स आए हुए हैं, फंड मैनेजर का नाम क्या है, रिस्क कैटेगरी कौन सी है, मतलब रिस्क मीटर के ऊपर रिस्क एंड रिटर्न के अलग अलग पैरामीटर्स, ये सारी चीजें जो है वो फंड फैक्ट शीट में दी जाती है। लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ये क्या है, ये एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस हो चुकी है, मतलब ये एएमसी कर रही है तो हम भी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो और एएमसी भी कर रही है, तो एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस है। सो दैट एक फंड फैक्ट शीट में अगर सपोज आप मई में बैठे हुए हैं तो आपको जो अप्रैल का मंथ गया हुआ है उसके फंड फैक्ट शीट के थ्रू आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर स्कीम में क्या हुआ है। तो ये सारे स्कीम्स के लिए होता है मोर और लेस, और सारे जो एएमसी होते हैं वो उसको पब्लिश करते ही है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो बट लेकिन ये स्टैट्यूटरी नहीं है, सेबी ने कहीं भी इसे कंपलसरी नहीं किया है। जैसे हम कहते हैं कि इंडस्ट्री में सभी पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओनली इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। देखिए म्यूचुअल फंड इंडिया में दोनों कैटेगरी के जो लोग हैं, मतलब इंडिविजुअल्स और नॉन इंडिविजुअल्स, दोनों एंटिटीज जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे बैंक है, एनबीएफसीज है, या ब्रोकरेज फर्म्स हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म्स है, ये लोग भी म्यूचुअल फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस मतलब क्राइटेरिया वही रहेगा कि आपको एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहता है वो लेना है, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करनी है। नेक्स्ट, मार्जिन इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग आर पेड बाय। तो जो मार्जिन होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में वो दोनों को पे करना पड़ता है, वेदर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहा है बायर, क्योंकि बायर जो है वो उस पर्टिकुलर अंडरलाइन को लेके जब भी बुलिश होता है तो बाय करता है, लॉन्ग करता है, और उसको जो है वो मार्जिन पे करनी है। और अगर यहाँ पे सेलर है जो शॉर्ट कर रहा है, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर अंडरलाइन को लेके अगर वो बेरिश है तो वो शॉर्ट करेगा, लेकिन उसे जो है वो भी मार्जिन पे करना पड़ेगा टू दी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, क्योंकि यहाँ पे मार्क टू मार्केट सेटलमेंट जो है वो एवरी डे बेसिस पे होता रहता है। इसके लिए जो दोनों पार्टीज होती है, बायर एंड द सेलर, दे बोथ आर एक्सपोज टू द पोटेंशियल लॉसेस। देखिए अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ, तो हमने निफ्टी 50 का फ्यूचर जो 24,000 का बाई किया है, और आज का जो सेटलमेंट प्राइस है से ये 24,050 हो गया, तो आपको यहाँ पे 50 प्लस हो गया। अभी डेफिनेटली यहाँ पे जो है आप लॉट में बाय करेंगे तो इधर जो है आप लॉट के साथ उसे मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि आपको यहाँ पे फायदा क्या होगा। मैं एक सिंपल देख रही हूँ, लेकिन किसी ने यहाँ पे सेल भी तो किया रहेगा, तो उसको -50 का लॉस हो गया। अच्छा, नेक्स्ट डे आपने इसको ये पोजीशन को कैरी किया एज ए बायर, और यहाँ पे जो है 24,050 से ये नीचे आके 24,010 हो गया। अभी आपका यहाँ पे नुकसान हो गया 40 रुपए का, लेकिन जिसे सेल किया है उसका तो फायदा हो गया 40 रुपए का। अच्छा, अभी थर्ड डे जो है यहाँ पे ये 23,950 पे आ गया, तो यहाँ पे आपका नुकसान हो गया 60 का, लेकिन इसका तो फायदा हो गया 60 का। उसके नेक्स्ट डे जो है आपने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है, ये हो गया 24,050 का अगेन, तो यहाँ पे आपका फायदा हो गया +110 का, लेकिन इसका हो गया -110 का। तो जितना एक का फायदा हो रहा है उतना ही दूसरे का नुकसान हो रहा है, यहाँ पे इसको जीरो सम गेम कहते हैं। तो इसी की वजह से दोनों एक्सपोज टू पोटेंशियल लॉसेस हैं, इसके लिए दोनों को मार्जिन पे करना जो है वो जरूरी है। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में जब भी आप एक प्रीमियम पे करके एक ऑप्शन बाय करते हो,
तो वो टाइम पे आपका जितना प्रीमियम आपने पे किया है उतना ही आपका मैक्सिमम लॉस होता है जब भी आप बाय करते हैं। जब आप सेल करते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सेलर के जो पोटेंशियल लॉसेस होते हैं वो कितने भी बिगर हो सकते हैं। इसके लिए उनका मार्जिन अमाउंट जो है वो ज्यादा रहता है, और इसके लिए मैंने कहा कि आपके ऑप्शन और फ्यूचर दोनों के कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में क्लियर होना जरूरी होता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर। तो डेरिवेटिव जो है वो यूज ही किए जाते हैं, तीन इसके मेन पर्पज होते हैं: हेजिंग, आर्बिट्राजिंग और आपका ट्रेडिंग। तो आर्बिट्राज आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि दो मार्केट में प्राइस डिस्क्रिपेंसी है तो इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए कर सकते हैं। हेज तो यहाँ पे हुआ ही करता था, इसी के लिए ये प्रोडक्ट लाया गया था। तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव जो है वो यूज किए जाते हैं फॉर द हेजिंग। वाइड स्प्रेड यहाँ पे यूज किए जाते हैं बिकॉज यहाँ पे रिस्क जो है वो आप रिड्यूस कर रहे हो। और ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन जिसे हम कहते हैं, इसके लिए जो है इसको यूज किया जाता है सो दैट यू कैन प्रॉफिट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड प्राइस मूवमेंट। और आपका जो भी व्यू है उससे प्रॉफिट करने के लिए आप ट्रेडिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Next, in a life cycle fund, as a fund moves towards maturity, equity component comes down, gold component move up. तो इक्विटी कंपोनेंट्स कम आता है जब भी आप मेच्योरिटी की तरफ जाते हैं, लेकिन गोल्ड का कंपोनेंट कम नहीं, मतलब बढ़ता नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली स्पीकिंग आपका जो डेट का कंपोनेंट होता है वो बढ़ता है। इक्विटी कंपोनेंट मूव्स डाउन, डेट कंपोनेंट गोज अप, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। इक्विटी कंपोनेंट मूव्स अप, डेट कंपोनेंट कम्स डाउन, ये सही नहीं है क्योंकि जैसे आप मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, इक्विटी ज्यादा वोलेटाइल होने की वजह से जो है आपका इक्विटी का एक्सपोजर रिड्यूस होना चाहिए। इक्विटी कंपोनेंट मूव्स अप, गोल्ड कंपोनेंट कम्स डाउन, इवन दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल फंड होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज करता है उसका एसेट अलोकेशन एज इट अप्रोचेस टू द टारगेट डेट। मतलब इनिशियली जो है यहाँ पे इक्विटी जो है क्योंकि ग्रो करती है लॉन्ग टर्म में, इसके लिए इक्विटी का एक्सपोजर जो है वो ज्यादा रहता है। एज मेच्योरिटी नियर्स, तो ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, इट रिड्यूसेस द इक्विटी एंड इंक्रीजेस द डेट टू प्रोटेक्ट द एक्यूमुलेटेड वेल्थ, हम रिस्क रिड्यूस करने के लिए। सो दैट इज द रीजन, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, an in the money option is an option with a negative intrinsic value, an option which cannot be profitably exercised by the holder immediately, an option with a positive intrinsic value, an option with zero time value. तो in the money option, तो यहाँ पे in the money, आउट ऑफ द मनी एंड एट द मनी, इसको कहते हैं मनीनेस ऑफ द ऑप्शन। अभी इन द मनी ऑप्शन का मतलब क्या है, अगर ये कॉल ऑप्शन आपने बाय किया है और इन द मनी ऑप्शन बाय किया है, मतलब से यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है 24,000 का, और आपने इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करने का मतलब क्या है कि हो सकता है यहाँ पे स्पॉट जो है ये 24,100 है। अभी इसे इन द मनी क्यों कहेंगे कि आपने जब भी कॉल ऑप्शन बाय किया था एट अ पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, आपका इंटेंशन क्या था कि ये स्ट्राइक प्राइस से ये बढ़े। नाउ व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस स्पॉट, क्या ये बढ़ा हुआ है? तो हाँ, ये बढ़ा हुआ है। अभी मैं एक्सरसाइज करने भी जाती हूँ तो क्या मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करने से मुझे कुछ पैसा मिल सकता है? तो यस, यहाँ पे 100 रुपीज का पॉजिटिव कैश फ्लो हो सकता है। ये होगा नहीं, क्यों? क्योंकि प्रीमियम हो सकता है यहाँ पे 110 रुपया हो, मैं इसे एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ। ओनली लुकिंग एट द स्ट्राइक प्राइस, इग्नोरिंग द प्रीमियम, लुकिंग एट द स्ट्राइक प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस, और आपका जो भी आपने पोजीशन क्रिएट किया है, इन तीन चीज को ध्यान में रखते हुए क्या आपका ये ऑप्शन आपके फेवर में जा रहा है? तो हाँ, मेरे फेवर में जा रहा है, तो मैं इसे कहूंगी इन द मनी ऑप्शन। अगर हम पुट ऑप्शन की बात करते हैं, जब भी हम कोई पुट ऑप्शन बाय करते हैं, स्ट्राइक प्राइस सेम 24,000 पे रखते हैं। अभी यहाँ पे हमारा इंटेंशन क्या है कि ये प्राइस से ये नीचे जाएगा, कुछ बेरिश मोमेंटम हम यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर मार्केट जो है, मतलब निफ्टी जो है 23,900 पे है, तो क्या आपका व्यू यहाँ पे सही गया? तो यस, मेरा व्यू सही गया। यहाँ पे मैं 100 का पॉजिटिव इनफ्लो जो है वो देख पा रही हूँ। तो मतलब हम इसे कहेंगे आपके स्ट्राइक प्राइस के सामने आपका जो मार्केट है वो आपको पॉजिटिव इनफ्लो दे रहा है। तो हम कहेंगे ये ऑप्शन जो है वो इन द मनी है। अभी हम ऑप्शन देखते हैं। इन द मनी ऑप्शन इज एन ऑप्शन विद अ नेगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गई? इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 100। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है। अगर सपोज आपका यहाँ पे प्रीमियम जो है ये है 150, तो हम क्या कहेंगे? 100 इज ए इंट्रिंसिक वैल्यू एंड 50 इज ए टाइम वैल्यू। तो यहाँ पे क्या इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव है? तो यस, इन द मनी ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहती है। वैसे भी इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव
नहीं रहती है। तो एन ऑप्शन विद अ नेगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू, नो। एन ऑप्शन विच कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली एक्सरसाइज बाय द होल्डर इमीडिएटली, नो। ऐसा नहीं है। अभी आप जब एक होल्डर ऑफ द ऑप्शन, जो कॉल ऑप्शन बायर होता है या पुट ऑप्शन बायर होता है, उसे होल्डर ऑफ द ऑप्शन कहते हैं। जो सेल करता है ऑप्शन, उसे राइटर ऑफ द ऑप्शन कहते हैं। तो जब मैं ऑप्शन को देख रही हूँ, क्या ये प्रॉफिटेबली एक्सरसाइज हो पा रहा है, तो यस, मैंने क्या कहा, प्रीमियम को आप इग्नोर कीजिए, लेकिन सिर्फ स्ट्राइक प्राइस, आपका व्यू कॉल है या पुट है, और आपका स्पॉट क्या है, इन तीनों को देखते हुए क्या ये प्रॉफिटेबल है, तो यस, ये कैन नॉट नहीं, इट शुड बी, इट कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सरसाइज एन ऑप्शन विथ पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यस, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर आपका स्ट्राइक प्राइस से 100 है और आपने पुट ऑप्शन बाई किया है और स्पॉट जो है वो यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे आपका इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाता है 40। अगर ये इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब अगर आपका यहाँ पे प्रीमियम जो आप पे कर रहे हैं से ये है 65, तो हम क्या कहेंगे, 40 हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू और 25 हो गया टाइम वैल्यू। प्लीज इसे बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए करके जाइए। तो आंसर इज एन ऑप्शन विद अ पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। दूसरे पार्ट में जो है थोड़े और क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये 3 पार्ट में हम लेके आएंगे। पहले मुझे लगा था कि हम 2 पार्ट में ले आएंगे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे 3 पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा एक्सटेंसिव जा रहा है, प्लस हमने इसके स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा एग्जाम का जो स्ट्रेटेजी उसके बारे में भी डिस्कस किया था। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।